ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर नंबर 10 है, जो गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर ये है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 9 तक के जो चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, उसको सॉल्व कर चुके हैं और इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ये चैप्टर इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉल्व कर रहे हैं और इसको सॉल्यूशन करते हुए सीक्वेंस बना रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता जो सिविल इंजीनियरिंग का बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसका जो क्वेश्चन है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट है हर एक पेपर के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एई का हो या जेई का हो। हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मैच करता है। इसी हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर रहे हैं और इसको मेमोराइज कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 9 तक के चैप्टर। तो ये 10th नंबर चैप्टर है। 10th नंबर चैप्टर में भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक हम लोग 9th में जो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन तक सॉल्व किए थे। ये 10 नंबर चैप्टर जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं, आज का जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इसका पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पार्ट में हम लोग जहाँ तक एंड किए थे उससे आगे हम लोग इस पार्ट से शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग 315 में 315 तक से हम लोग सॉल्व किए थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही टॉपिक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल गुप्ता एंड गुप्ता का बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग 285 से लेकर के 315 315 तक हम लोग सॉल्व किए थे। इस पार्ट में हम लोग 315 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझने का कोशिश करते हैं ताकि सिंपल से याद रहे, ट्रिक से याद रहे। तो इस पार्ट में हम लोग 315 से शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में 315 तक एंड किए थे, इस बार में हम 315 से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन इस वीडियो का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है 315 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। 315 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच कर रहा है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का। तो फर्स्ट पार्ट में BMD लोडिंग दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में BMD दिया हुआ है, मीन्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया हुआ है। तो देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और सेकंड केस में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सिंपल आसान मैचिंग जो भी हो, तो मैचिंग में सबसे शुरुआत कहाँ से करते हैं, जो सबसे सिंपल हो। तो सिंपल कैंटिलीवर बीम विथ UDL डाला हुआ, जब भी इसका होगा तो इस तरह से इसका बेंडिंग मोमेंट बनेगा। दैट मीन्स ये इसका सही है। पॉइंट लोड का जानते हैं कि ये होता है WL/4, इसका मैक्सिमम होता है, तो ये हो जाएगा। UDL का देख रहे हैं ये WL²/8 इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। इस तरह से एक बचा ये, तो 1 2 3 4 ये मैचिंग ही है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 किस में दिया हुआ था, 1 2 3 4 बी में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फिर से मैचिंग का ही है बट इसमें दिख नहीं रहा है क्या है, तो इसको हम लोग स्कैप करते हैं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है 2.25 टन मीटर। इफ हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन विथ विड्थ 15 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 30 सेंटीमीटर, then the maximum bending stress induced in the beam। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है तो हम लोग एक बेंडिंग इक्वेशन जानते हैं। बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई इज इक्वल टू E/R। R होता है रेडियस, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा दिया हुआ है बेंडिंग स्ट्रेस, बाई मैक्सिमम डेप्थ होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, M बेंडिंग मोमेंट एंड I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बेंडिंग इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है और बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग इक्वेशन ये दोनों से पार्ट में, ये दोनों को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M/I इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई। ठीक है, और क्या दिया हुआ था, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन था ना, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका, BdQ डिवाइड बाई 12। B का वैल्यू दिया हुआ है, D का वैल्यू दिया हुआ है, M का भी वैल्यू दिया हुआ है, M दिया हुआ है, B दिया हुआ है, D वैल्यू दिया हुआ है। और बाई क्या होता है, बाई अगर देखा जाए तो मैक्सिमम अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन में देखा जाए तो D/2 हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि M सिग्मा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, M/I इंटू बाई मैक्स। इसको और सॉल्व करेंगे तो M/Z हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा का जो वैल्यू मेरा आ रहा है
वो 100 आ रहा सारा वैल्यू पुट करने के बाद, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीम हैज सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है हैविंग डायमीटर डी इफ द सेक्शन ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। सेक्शन सॉलिड सर्कुलर है, शियर फोर्स सब्जेक्ट कर रहा है एफ, देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले तो सॉलिड सर्कुलर है, सॉलिड सर्कुलर में हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो 4/3 टॉ एवरेज होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स द शियर स्ट्रेस और एवरेज वैल्यू। शियर स्ट्रेस ऑफ एवरेज वैल्यू कितना होता है, शियर फोर्स पर यूनिट एरिया, शियर फोर्स डिवाइड बाई एरिया। एरिया कितना होता है सर्कुलर सेक्शन में, तो एरिया हो जाएगा मेरा π/4 डी स्क्वायर। तो इस तरह से इसको देखें कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया शियर स्ट्रेस का वो कितना हो गया 4/3, शियर स्ट्रेस मेरा एफ दिया हुआ था, एफ डिवाइड बाई एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई π/4 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, डी कितना दिया हुआ था स्मॉल डी। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर चल गया, दैट इज 16/3 एफ डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, 16/3 एफ बाई डी स्क्वायर, दैट इज बी। सिंपल से याद रखना है कि सर्कुलर सेक्शन में जो टॉ मैक्स का जो वैल्यू होता है 4/3 टाइम्स होता है टॉ एवरेज का, और अगर ट्रायंगुलर में कितना होता है, ट्रायंगुलर में 1.5 टाइम्स होता है, रेक्टेंगल में कितना होता है 1.5 टाइम्स होता है, सर्कुलर में ये होता है। डायमंड सेक्शन में कितना होता है 9/8 टाइम्स होता है डायमंड सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ए कैंटिलीवर बीम ए विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट इट्स फ्री एंड पे विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द अनदर कैंटिलीवर बीम बी आर ट्वाइस। अच्छा, इफ विड्थ एंड डेप्थ मतलब विड्थ भी और डेप्थ भी जो सेकंड कैंटिलीवर बीम है ट्वाइस उससे दोगुना है ऑफ द बीम ए, देन द रिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द बीम एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ए विल बी। तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग देखे थे कुछ देर पहले ही, लास्ट क्वेश्चन में ही देखे थे हम लोग, तो डिफ्लेक्शन होता है अगर कैंटिलीवर बीम में देखा जाए पॉइंट लोड अगर एंड पे लग रहा है तो कितना होता है PLQ डिवाइड बाई 3EI। अगर एंड पे पॉइंट लोड दिया हुआ है तो कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन PLQ बाई 3I होता है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों केस में ये कांस्टेंट है, बचा I। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया I का, ठीक है। और I क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, वो कौन सा दिया हुआ था शेप जो मेरा दिया हुआ है और रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर दिया हुआ तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा BDQ बाई, तो BDQ बाई 12। तो इस तरह से कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया BDQ का। और क्या करा, अगर सेकंड पार्ट है वो जो है दोगुना है इससे, तो कह सकते हैं कि अगर डबल करेंगे इसमें तो 2 के पावर 3 तो हो जाएगा 2 के पावर 4। तो कह सकते हैं कि डेल जो होगा चेंज हो रहा है 1/16 को इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 6.25% चेंज होगा, दैट इज ए। नेक्स्ट का रहा क्या क्वेश्चन है, कंसीडर ए क्लोज्ड कोलाइड हेलिकल स्प्रिंग, क्लोज है हेलिकल स्प्रिंग है, रेडियस दिया हुआ r सब्जेक्टेड टू लोड p, देन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ n, स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ n टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ n, ऑफ वायर विथ वायर रेडियस दिया हुआ r, देन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्टिफनेस पूछ रहा है कितना होता है। अभी हम लोग देखे थे डिफ्लेक्शन अगर देखा जाए स्प्रिंग में, हेलिकल स्प्रिंग में, क्लोज कोलाइड हेलिकल स्प्रिंग है तो डिफ्लेक्शन कितना हो रहा था हम लोग देखे थे 64 PRQN डिवाइड बाई GD4, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसको ऊपर ला, जो K का जो वैल्यू होता है K कितना होता है P बाई डेल होता है, स्टिफनेस पूछ रहा है तो P बाई डेल होता है। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो K का वैल्यू कितना आएगा, K का जो वैल्यू आएगा तो GD4 ऊपर चल जाएगा डिवाइड बाई 64, P हट गया बच गया RQ इंटू N। फार्मूला देख लेते हैं कहाँ, GRQ 4R, अच्छा D को R के फॉर्म में दिया हुआ तो हम लोग जानते हैं कि D बराबर कितना होता है 2R होता है। 2 के पावर R करेंगे 2 4 8 16 तो ऊपर में 16R 4 आ जाएगा, 16 चौको 4 तो ये 4 आ जाएगा, दैट इज 4RQ। तो आ गया आंसर मेरा B, तो इसका आंसर B हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ए टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, टिम्बर बीम है रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ 100 मीटर इंटू 100 mm इंटू 50 mm इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स, हैज 30 mm and 10 mm steel strips securely fixed to the top surface as shown figure। इस तरह से दिया हुआ है
ठीक है। और दूसरा दिया हुआ मॉडुलर रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 20। ठीक है, मॉडुलर रेशियो का 20 दिया हुआ, तो इसको हम फॉर्म कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो यही हो जाता है m टाइम्स हो जाता है। तो इसको अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करें तो स्टील का पोर्शन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा टिम्बर का। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 3 × 20, 3, ये लेंथ हो जाएगा मेरा कितना 20 टाइम्स इंटू 30, m टाइम्स हो जाएगा 30 का, और ये 10 था। ठीक है, तो इसको जो विड्थ होगा वो 10th हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है इसमें क्या, स्ट्रिप्स सेंट्रॉयड पूछ रहा है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ है मेरा 50, तो ये मेरा 50 दिया हुआ है, ये मेरा 100 दिया हुआ, तो सेम रहेगा 100 × 50। पूछ क्या रहा है इसमें, सेंट्रॉयड ऑफ द इक्विवेलेंट टिम्बर बीम। इक्विवेलेंट पार्ट सबसे पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किए थे हम लोग, तो ये इक्विवेलेंट स्टील को टिम्बर के फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो ये मेरा हो गया, ये मेरा 50 है टिम्बर का, ये मेरा 100 है, ये मेरा कितना हो गया 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको 600 ये अब निकालते हैं, ये मान लेते हैं इसका सेंट्रॉयड हो गया, ये सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड का फॉर्मूला अगर निकालते हैं तो बाई बराबर क्या हो जाएगा A1 × बाई 1 प्लस A2 × बाई 2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, ये हो गया सेंट्रॉयड। ये A1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो बाई का वैल्यू कितना रहा, तो बाई बराबर मेरा आ रहा है 30 mm, बाई का वैल्यू आ रहा है 30 mm, दैट इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलर लोड्स ऑफ द फॉर्मूला। यूलर लोड ऑफ कॉलम, यूलर लोड्स दिया हुआ 1000 kN एंड क्रशिंग लोड दिया हुआ है 1500 kN। इन द रैंकिन लोड, अभी हम लोग फार्मूला देखे थे इसका, रैंकिन लोड का फार्मूला का 1/PR मीन्स लोड एंड रैंकिन, 1/P यूलर प्लस 1/P एंड क्रशिंग। इसका वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है, PC का वैल्यू दिया हुआ है। PC दिया हुआ है कितना 1500 दिया हुआ है, और इसको दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से PR का वैल्यू निकल जाएगा। PR का जो वैल्यू आ रहा है रैंकिन कितना आ रहा है मेरा 600 kN। इस तरह से मेरा आंसर ये हो गया, सिंपल फार्मूला पे बैठाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो दैट रिटर्निंग बॉल ऑफ द बेस विड्थ B1 एंड हाइट H1। B1 और H1 दिया हुआ है, विड्थ एंड हाइट, दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज एज। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ फॉर द AB, BC एंड CD B1/3। तो हम लोग इसमें जानते हैं, इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है कितना लगता है B/3 पे, मतलब BS/3 पे, जो इसेंट्रिसिटी कह सकते हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है B/3 पे लग रहा है। अब क्या करा, व्हेन द डेप्थ ऑफ स्टोरेज इंक्रीज फ्रॉम 0 to H1 द रिजल्टेंट फोर्स विल बी मूव। क्या कह रहा है कि जो डेप्थ ऑफ स्टोरेज है, जो पानी है, वाटर का लेवल है, वो बढ़ते जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट है वो कहाँ होगा। रिजल्टेंट जो है अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल जो है वो शिफ्ट कहाँ से करेगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी मूव। रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा, ये रिजल्टेंट लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ की ओर शिफ्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा बढ़ते जाएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स बढ़ेगा, मान लीजिए रिजल्टेंट अगर देखा जाए, ये मेरा सेल्फ वेट था, सेल्फ वेट तो कांस्टेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स था, ये रिजल्टेंट मेरा ये था, जो कि लग रहा था B उसी के बीच में। तो ये जो अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, वाटर लेवल जैसे ही बढ़ते जाएगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा बढ़ते जाएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स बढ़ेगा तो रिजल्टेंट जो है मेरा शिफ्ट करेगा आगे की ओर, सबसे पहले तो आगे की ओर शिफ्ट करेगा, तो B से C की ओर शिफ्ट करेगा, दैट इज B to C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलम सेक्शन इंडिकेटेड इन फिगर, कॉलम सेक्शन इंडिकेट किया हुआ है, लोडेड विद कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट ए पॉइंट P पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, सो द प्रोड्यूस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस 5 10 पर मीटर स्क्वायर एंड 8 10 पर मीटर स्क्वायर। मतलब x एक्सिस के अबाउट स्ट्रेस और y एक्सिस के अबाउट बेंडिंग स्ट्रेस दोनों दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। इफ द डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग इज 15, डायरेक्ट स्ट्रेस भी दिया हुआ है कॉम्प्रेसिव, देन द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस एट द कॉर्नर B ऑफ द कॉलम सेक्शन। हम लोग जानते हैं सिंपल सा ट्रिक्स इस कंबाइंड फॉर्म में, सबसे पहले हम लोग इसमें स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। तो स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, एक्सिस के बाद स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, लोड यहाँ पे लग रहा है तो इसको कॉम्प्रेसिव मान लेते हैं। जो कॉम्प्रेसिव है उसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं, कॉम्प्रेसिव को पॉजिटिव मानते हैं, और टेंसाइल को हम लोग निगेटिव मान के चलते हैं। ये हो गया इसमें, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरा निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे लग रहा था ये निगेटिव हो जाएगा। पूछ कहाँ पे रहा था लोड,
कॉर्नर बी पे, रिजल्टेंट स्ट्रेस एट बी, तो बी पे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये देखा जाए तो निगेटिव हो जाएगा। एक्सिस एक्सिस के अबाउट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और बाई एक्सिस के अबाउट जो होगा वो निगेटिव होगा। कॉम्प्रेसिव जो लग रहा है मेरा 15 लग रहा था, तो सिंपल सा अगर देखा जाए तो टोटल स्ट्रेस बी पे कितना हो जाएगा, तो टोटल तो 15 हो जाएगा जो कॉम्प्रेसिव है, और एक्स एक्सिस के अबाउट प्लस था तो एक्स एक्सिस के अबाउट कितना है तो 5 है, बाई एक्सिस के अबाउट मेरा माइनस होगा क्योंकि टेंसाइल है तो -8 कर देंगे, तो इसको जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 + 5 20, 20 - 8, 20 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 - 8 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर मेरा 12 आ जाएगा। और ये पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव है तो मेरा कॉम्प्रेसिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव कॉम्प्रेसिव देख लेते हैं ऑप्शन, तो 12 टन पर मीटर स्क्वायर और कॉम्प्रेसिव दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 सिमिलर राउंड बार्स ए एंड बी आर ईच 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एज शोन इन फिगर। 2 बार दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, द रेशियो ऑफ द एनर्जीज स्टोरेड बाय द बार ए एंड बी, एनर्जी स्टोर्ड ए और बी के बीच में रेशियो पूछ रहा है, यू बी बाई यू ए का रेशियो पूछ रहा है, यू बी बाई यू ए का रेशियो पूछ रहा है। सबसे पहले यू है क्या, एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी हम लोग जानते हैं, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी होता है हाफ इंटू पी इंटू डेल एल, कह सकते हैं हाफ इंटू पी इंटू डेल एल, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल एल का वैल्यू अगर निकालते हैं चेंज इन लेंथ इस केस में तो कितना हो रहा है हाफ पी इंटू डेल एल पी एल डिवाइड बाई ए ई, इसको और सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर एल डिवाइड बाई 2AE, ठीक है। इस तरह से मेरा यू का वैल्यू आ गया, तो स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू देख लिए हम लोग कितना आ गया पी स्क्वायर एल डिवाइड बाई 2AE। अब ये जो है ई कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ से यू अगर देखा जाए तो प्रोपोर्शनल किसका हो गया एल बाई ए का, एल बाई ए का। यू केस में देखा जाए, फर्स्ट केस में देखा जाए मीन्स ए के केस में, तो ए में कितना होगा इसका पार्ट प्लस इसका पार्ट दोनों को ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट पार्ट में देखा जाए तो एल कितना है, एल दिया हुआ 10, एरिया कितना हो जाएगा इसका 2 दिया हुआ है तो 2 × 4, ठीक है, प्लस में कर देंगे ए पार्ट का, तो इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 20, एरिया कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का डायमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा यू बी का कितना हो जाएगा, इसी तरह से एल बाई डी स्क्वायर का वैरी करेगा तो एल कितना इसमें दिया हुआ था 20, इसका कितना दिया हुआ है ए तो 2 दिया हुआ तो 4 हो जाएगा, प्लस इसका लेंथ कितना हुआ 10, इसको नीचे कितना डायमीटर 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकाल, इसका वैल्यू जो आ रहा है 90/16 आ रहा है और इसका जो वैल्यू आ रहा है 60/16 आ रहा है, 60/16 आ रहा है, तो दोनों का रेशियो निकाला जाए तो पूछ क्या रहा था, ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू पूछ रहा था, दोनों का रेशियो ए का और बी का दोनों का रेशियो निकल, ये 60 ये हो गया 60, ये हो गया 90, उल्टा हो गया 60 और 90, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बी बाई ए का रेशियो पूछ रहा था ना, बी बाई ए का रेशियो पूछ रहा था, बी बाई ए का 90/60, इसको और सॉल्व करेंगे तो 3/2। सिंपल सा यू का फॉर्मूला बैठा देना, यू बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर एल डिवाइड बाई 2AE, ठीक है, ए निकाल दो पार्ट वाइज करके, ए और बी का 1 + 2 करके दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद निकल जाएगा, इस तरह से आंसर ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, मैचिंग का है, मैच द आइटम्स इन द लिस्ट फर्स्ट सेकंड दोज लिस्ट सेकंड रेफरेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग जानते हैं कितना होता है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो मोहर सर्किल टच कर रही है एक्सिस एक्सिस को, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल होता है, ये जो बाई एक्सिस में ये मिनिमम होता है, तो मैक्सिमम कितना हो गया मेरा 18, तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम इसमें कौन सा होगा, अगर इसको और जूम करके अगर देखा जाए तो मैक्सिमम इसमें कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मेरा देख रहे हैं तो 18 पे है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 4, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा 8 किस में दिया हुआ है माइनस में है, कॉम्प्रेसिव है तो माइनस में दैट इज 2, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है σ1 - σ2/2,
सिग्मा 1 मेरा 18 था माइनस, और ये कॉम्प्रेसिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, 8 8 16, 26 बाई 2 मीन्स 13, 8 प्लस 8 कितना हो गया, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 कितना हो गया, 26 डिवाइड बाई 2, 13 कितना आ गया, 13, 13 ऑप्शन में है, 13 ऑप्शन में, नीचे एक और है ऑप्शन में है 13। तो इस तरह से ए हो गया मेरा 4, ये हो गया 2, ये हो गया 5, 4 2 5। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा उस प्लेन पे, तो एक ही ऑप्शन बचा तो डी को वही ऑप्शन होगा, देख लेते हैं मिला करके। 4 2 5, 4 2 5 किस में दिया हुआ है, 4 2 5 एक ही में दिया हुआ है, 4 2 5 तो एक 3 बच गया तो इसका 3 हो जाएगा आंसर ऑटोमेटिक, 4 2 5 तो एक आंसर इसका 3 हो जाएगा, दैट इज डी। नेक्स्ट है मैचिंग का, ये इम्पल्स टॉर्सन प्लेन ऑफ लोडिंग एंड इंस्टेंटेनियस सेंटर। इम्पल्स टॉर्सन शियर सेंटर प्लेन, प्लेन मोशन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टाइम इफेक्ट ऑफ फोर्स। इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स इसमें अगर मैचिंग करना है तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टाइम, जो कम टाइम में लगता है फोर्स उसको बोलते हैं इम्पल्स, तो एक ही में दिया हुआ है दैट इज 4 इसका हो जाएगा। टॉर्सन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्लेन मोशन, शियर सेंटर वैसा पॉइंट होता है जहाँ पे, अच्छा प्लेन ऑफ लोडिंग इस प्लेन पे लोड कर, अच्छा प्लेन ऑफ लोडिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, तो प्लेन ऑफ मोशन जहाँ पे इंस्टेंटेनियस होगा तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस प्लेन ऑफ मोशन होगा, दैट इज 2। टॉर्सन के केस में क्या होगा, टॉर्सन जो होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टॉर्सन रिलेटेड किससे है तो रिजिडिटी, इसको रिजिडिटी एक बच गया, प्लेन ऑफ लोडिंग तो इस प्लेन पे लोड करते हुए हो गया शियर सेंटर, दैट इज 1, तो 4 3 1 2 ऑप्शन देख लेते हैं, 4 3 1 2 दैट इज 4 3 1 2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रस ABC कैरीज, ट्रस दिया हुआ है ABC हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लोड्स एज शोन इन फिगर। पूछ क्या रहा है, कंडीशन दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा रिएक्शन निकालना है, ये हॉरिजॉन्टल ए पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अच्छा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए। सबसे पहले अगर ए पे निकालना है तो मोमेंट 0 कर देता है, मीन समेशन ऑफ मोमेंट एट बी बराबर 0 यहाँ से करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी बराबर 0 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो एच ए का जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो है ए पे वो किसका वैल्यू कितना आ रहा है 2000 आ रहा है, और बी ए का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा 2550 आ रहा है, 2550। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका एक ही ऑप्शन दिया हुआ लगता है दैट इज ए दिया हुआ है। बी इस तरह से आंसर सिंपल, इसमें यही लगाना था कि समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कैंटिलीवर ट्रस शो इन फिगर। इन द कैंटिलीवर ट्रस शो इन फिगर, एक ट्रस दिया हुआ है, द रिएक्शन एट ए पे रिएक्शन निकालना है। तो ट्रस का प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, सिंपल सा, अगर किसी जॉइंट पे अगर एक पॉइंट पे किसी जॉइंट पे अगर 3 डायरेक्शन में लोड लग रहा है और 2 लोड जो है लीनियर है, तो तीसरा जो मेंबर है वो उसमें फोर्स जो होता है 0 होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर एक जॉइंट पे 2 मेंबर कनेक्टेड है और दोनों मेंबर में किसी तरह से एक्सटर्नल लोड नहीं है तो दोनों मेंबर जो होता है फोर्स वो 0 होता है। तो इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो हम इसमें लोड निकालते हैं इसमें से कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिंपल दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, कैंटिलीवर ट्रस द रिएक्शन निकालना सिर्फ ए पे। तो ए पे अगर रिएक्शन देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल तो होगा ना, जब भी होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, इस पे इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि भी अगर ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, तो ए वर्टिकल ये लग रहा है तो ये इसका अपोजिट लगेगा, तब तो ये बैलेंस करेगा, मीन्स और ए पर जो होगा वो 10 टन का वैल्यू वैलिड होगा। तो दूसरा ये हो गया ए और बी। तो यहाँ से अगर निकाला सॉल्व किया जाए ए पे, इसको समेशन ऑफ एम बी बराबर 0 कर देते हैं, एक पॉइंट को अगर बी मानते हैं मोमेंट कर देते हैं, समेशन ऑफ एम बी बराबर 0 कर रहे हैं यहाँ से, तो कितना होगा, अगर ये आर ए, अगर इस पर रिएक्शन आर ए, तो आर ए इंटू 5, ये 5 है तो आर ए इंटू 5 एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इज इक्वल टू, अभी इसका वैल्यू कितना आ गया था, इस पॉइंट पे निकाला ना मोमेंट, इस पॉइंट पे मोमेंट निकाला तो इसको तो 0 होगा, ये होगा, और दूसरा हो जाएगा इधर से 10 लग रहा है यहाँ से,
10 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस मेरा दिया होता है 5, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 5 5 15 15 यहाँ से सॉल्व किए तो 5 3 3, तो टोटल हो गया मेरा 30। यहाँ से सॉल्व किए तो मेरा आर बी ए जो हो गया वो 30 हो गया। सिंपल करना, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए का वैल्यू मेरा 30 आ रहा है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेचर ऑफ बीम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है कितना होता है बीम में। तो सबसे पहले कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए कॉन्सेंट्रेट लोड एट द डब्ल्यू एट फ्री एंड। तो डब्ल्यू लग रहा है, पहला केस में है, ये है, इस पर एक लोड है डब्ल्यू, तो इसमें कितना होता है डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाई 3 ई आई। तो डब्ल्यू एल बाई 3 आई दैट इज 1 का 2 हो जाएगा। सिंपली सेपरेटेड बीम सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द सेंटर, तो इसका कितना होता है डब्ल्यू एल बटा 48 ई आई होता है। इस तरह से अगर इसका देखा जाए तो इसमें कितना हो जाएगा 48 ई आई। 48 ई आई वाला ऑप्शन है, अच्छा नीचे एक और ऑप्शन होगा 48 ई आई, ठीक है। तो इसका 1 का हो गया मेरा 2, बी का हो गया मेरा 4। तो कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग विथ 0 इंटेंसिटी एट द फ्री एंड एंड डब्ल्यू एट द फिक्स्ड एंड। मैं इस तरह से बन रहा है, फिक्स पर डब्ल्यू लग रहा है, तो इस केस में कितना होता है, इसमें डब्ल्यू एल बाई 20 होता है, डब्ल्यू एल बाई 15 होता है, दैट इज ए। द सिंपली सेपरेटेड बीम सब्जेक्टेड टू ए ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विथ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विथ इट्स अपेक्स ऑफ द मैग्नीट्यूड डब्ल्यू एट द मिड पॉइंट। ये सिंपली सेपरेटेड बीम है, इस तरह से एक बीम बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, तो इस केस ये सिंपली सेपरेटेड है। नेक्स्ट केस है, ये सिंपली सेपरेटेड बीम है, इस पर एक यूडीएल बन रहा है इस तरह से, तो पूछ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस केस में कितना होता है डब्ल्यू एल क्यू बाई 16। ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो 2413 ऑप्शन देख लेते हैं। 2413 मेरा सी में दिया हुआ। सिंपल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला इसमें लगाना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू कपल एम एट इट्स फ्री एंड एंड हैविंग यूनिफॉर्म फ्लेक्सर रिजिडिटी ई आई थ्रू इट्स लेंथ एल। सिंपल सा है, फॉर्मूला सिर्फ है, इसमें कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, इस पर एक मोमेंट लग रहा है एम, तो पूछ रहा है इसमें डिफ्लेक्शन कितना। डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड कैंटिलीवर बीम सब्जेक्ट टू ए कपल एट्स फ्री एंड एंड हैविंग द यूनिफॉर्म रिजिडिटी, इसमें कितना होता है हम लोग जानते हैं, सिंपल एम एल स्क्वायर बटा 2 ई आई, ठीक है। अगर स्लोप पूछता तो एम एल स्क्वायर एम एल डिवाइड बाई ई आई होता, अगर स्लोप पूछता तो एम एल बटा ई आई होता, बट इसमें क्या पूछ रहा था, डिफ्लेक्शन पूछ रहा था। डिफ्लेक्शन जो होगा ये होगा, अगर स्लोप होता स्लोप एम एल बटा ई आई, स्लोप जो होता एम एल बटा ई आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स एंड ऑफ द कैंटिलीवर कॉज्ड बाय यूडीएल इज एम, द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन एल बाई 5 फ्रॉम द फ्री एंड इज। पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द कैंटिलीवर कॉज्ड बाय यूडीएल इज एम। अगर फिक्स्ड एंड पे मोमेंट एम है यूडीएल के वजह से, तो पूछ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एल बाई 4 पे कितना होगा, वो पूछ रहा है। तो एम बराबर अगर देखा जाए तो एम बराबर कितना हो जाएगा मेरा, अगर एम को अगर देखा जाए तो डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और एल बाई डी 5 पे अगर निकाला जाए तो यहाँ पर एम कितना हो जाएगा, एम एक्स पे अगर मानते हैं एल बटा 5 पे, तो एम एल बटा 5 डब्ल्यू एल बटा 5 इंटू एल बाई 10, इसको सॉल्व करने तो कितना होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 50, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 50। तो अब दोनों में पूछ रहा है कि कितना परसेंट है ये, अगर इसको देखा जाए परसेंटेज पूछ रहा था, बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन एल बाई 4 फ्रॉम द फ्री एंड इज, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 50 जो है कितना परसेंट है डब्ल्यू एल बाई 2 का, ये पूछ रहा है ना। तो 50 कितना परसेंट है, तो इसको अगर देखा जाए तो परसेंटेज निकाल देना है इसमें। तो परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 50, इसको सॉल्व किया, इसे ये कट गया, ऐसे ये कट गया 25। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स पे जो मोमेंट एक्स जो है एम का, एम 25 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। परसेंटेज के फॉर्म में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4% ऑफ एम, 4% ऑफ एम, एम एक्स जो होगा 4% होगा किसका, एम एक्स का, तो 4% ऑफ एम एक्स, 4% ऑफ एम एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
द shear force diagram for a simply separate beam of a span L subjected to figure। shear stress डायग्राम दिया हुआ था। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसमें कितना होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट shear फोर्स हो जाएगा और लेंथ हो जाएगा, जो इसका एरिया हो जाएगा वही बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा मैक्सिमम। तो W/L1 जो होगा उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऐसे भी जानते हैं कि कितना होता है, अगर चेंज इन shear फोर्स, जो अगर चेंज इन बेंडिंग मोमेंट का देखा जाए तो एरिया जो होता है shear फोर्स का, एरिया जो होता है shear फोर्स का वो होता है, ठीक है। या फिर चेंज इन स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू shear फोर्स होता है। तो जो एरिया होगा SFD का, एरिया ऑफ SFD इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, एरिया ऑफ SFD इज इक्वल टू चेंज इन बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट ऑफ दैट पार्ट। तो इसका अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? WL1 दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैचिंग का है। फर्स्ट में नेम ऑफ द पर्सन हु द मेथड ऑफ एनालिसिस आर एसोसिएटेड एंड मेथड पूछ रहा है कि जो मेथड दिया हुआ है उसको कौन सा एसोसिएट किया है, कौन सा साइंटिस्ट, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कैलिप्रियन। कैलिप्रियन को क्या बोलते हैं? थ्री मोमेंट इक्वेशन कहते हैं, थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट। तो इससे कहते हैं कैप्रियन, इसको दिया था थ्री मोमेंट इक्वेशन, दैट इज थ्री। हार्डी क्रॉस मेथड, हार्डी क्रॉस मेथड कौन सा मेथड होता है? तो हार्डी क्रॉस मेथड के लिए हम लोग कौन दिया था? ये हार्डी क्रॉस मेथड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हार्डी क्रॉस जो था वो कौन दिया था? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लेम जो था थिक सिलेंडर थ्योरी दिया था, लेम जो है थिक सिलेंडर थ्योरी दिया था। अब बचा यूलर, ये हो गया यूलर बच गया। मेथड डिटरमाइनिंग द क्रिपलिंग लोड, यूलर थ्योरम क्रिपलिंग लोड से रिलेटेड था, तो इस तरह से कर सकते हैं दो। तो कैलिप्रियन जो है थ्री मोमेंट इक्वेशन, थ्री मोमेंट थ्योरम। हार्डी क्रॉस जो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, लेम्स थिक सिलेंडर थ्योरी, एंड यूलर जो था वो दिया था कैप्लिंग लोड से रिलेटेड था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 3142। ऑप्शन देख लेते हैं 3142, 3142 मेरा सी में दिया, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ अ स्पैन L कैरीज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट रन ओवर इट्स इंटायर स्पैन। द वैल्यू ऑफ प्रोप्ड रिएक्शन टू कीप द बीम हॉरिजॉन्टल इज। कर रहा है कंडीशन कैसा है कि एक कैंटिलीवर बीम है, मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ प्रोप्ड कैंटिलीवर ऐसा हो जाता है, यहाँ पर एक सपोर्ट लगा हुआ फ्री एंड पे, करेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है W का, रन ओवर इट्स स्पैन। द वैल्यू ऑफ प्रोप्ड रिएक्शन टू कीप द बीम हॉरिजॉन्टल। इस पे रिएक्शन कितना होगा ताकि बीम हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब है कि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, डिफ्लेक्शन जो है उस पर जीरो होगा तो इस पर कितना होगा? तो सिंपल सा लगा देते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू UDL कितना होता है? WL4 डिवाइड बाई 8EI इज इक्वल कर देते हैं रिएक्शन का, रिएक्शन अगर प्रोप्ड रिएक्शन R मान लेते हैं तो RL3 डिवाइड बाई 3EI। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/8WL हो जाएगा, 3/8W दैट इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए बीम ऑफ लेंथ 5L विच इज सपोर्टेड एट B and C having support BC बराबर 1 and having two equal overhanging AB and CD of length 2L each. It carries a UDL of uniform intensity P per unit length throughout the beam as shown in figure. पूछना क्या कर रहा था? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अब ये फिगर समझो पूरा क्या दिया हुआ है। टोटल ओवरऑल 5L दिया हुआ है, 2L है, ये 2L है। तो पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ होगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कौन सा पॉइंट होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वैसा पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है, बेंडिंग मोमेंट जीरो हो, उस पॉइंट को हम लोग कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे जीरो होगा? इस केस में अगर मोमेंट निकाला जाए सेंटर पे, तो सेंटर पे मेरा मोमेंट, इस केस में निकाला जाए मोमेंट तो सेंटर पे मोमेंट मेरा जीरो आएगा। इस सेंटर पे अगर निकाला जाए मोमेंट तो सेंटर पे जीरो आएगा। तो इसका BMD अगर ड्रा किया जाए, BMD अगर ड्रा करते हैं तो मेरा इस तरह से आ रहा है, मीन्स शियर फोर्स मतलब बेंडिंग मोमेंट कहीं पे भी साइन चेंज नहीं कर रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वैसा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वैसा पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन जो है चेंज करता है, साइन चेंज करता है या फिर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। तो इस केस में अगर हम BMD निकाल रहे हैं, BMD को ड्रा कर रहे हैं तो इस तरह से बन रहा है। BMD सेंटर पे जीरो आ रहा है, इस सेंटर पे जो है मोमेंट का जो वैल्यू है वो जीरो आ रहा है। तो इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर जो हो रहा है
कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट एक भी नहीं बन रहा है, तो मोमेंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है वो 0 है। तो एट मिड पॉइंट नॉन वेयर इन द बीम, नॉन वेयर इन द बीम, तो कहीं पे भी नहीं बन रहा है। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर सो इन फिगर इन स्टेबल इफ, स्ट्रक्चर स्टेबल कब होगा वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो स्ट्रक्चर स्टेबल कब होगा, जब मोमेंट जो है एम पे वो 0 हो जाए। मीन्स स्ट्रक्चर स्टेबल कब होगा, जब समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 आ जाए इस पॉइंट पे। तो जो टोटल मोमेंट अगर बी पे 0 आ जाए तो कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है। तो मोमेंट 0 कैसे आएगा, अगर इधर से देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड में, तो मोमेंट कितना हो रहा है, डब्लू, ये डब्लू दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, तो डब्लू एक्स स्क्वायर बाई 2। और राइट साइड में देखा जाए तो राइट साइड में मेरा बाई है 2w है, तो 2w बाई स्क्वायर बाई 2। यहाँ से अगर देखा जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसे ही कट गया, इसे ही कट गया, बच गया x बराबर। तो x बराबर कितना आ रहा है मेरा, x बराबर मेरा आ गया √2/। जब ये कंडीशन रहेगा तो मेरा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। तो x बराबर √2/, दैट इज d। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपली सेपरेट बीम B1 and B2 have the span L and 2L respectively. Beam B1 has a cross section 1 unit and beam B2 has cross section 2 into 2 units. This beam, दो बीम दिया हुआ है, सिंपली सेपरेट बीम है, B1 and B2 दिया हुआ है, पहला का क्रॉस लेंथ दिया हुआ है L और 2L। बीम पहला का क्रॉस सेक्शन दिया 1 और दूसरा का क्रॉस सेक्शन दिया 2 2। दिस बीम सब्जेक्ट टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड W, कॉन्सेंट्रेटेड लोड W एक्सपेक्ट कर रहा है। द सेंटर ऑफ द देयर स्पैन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लेक्सर स्ट्रेस इन द बीम, मैक्सिमम फ्लेक्सर स्ट्रेस का रेशियो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम फ्लेक्सर स्ट्रेस क्या होता है, अगर स्ट्रेस देखा जाए स्ट्रेस बराबर लोड बाई एरिया होता है। तो लोड बाई एरिया होता है, तो पहला का एरिया और दूसरा का एरिया दोनों का अगर देखा जाए, लोड दोनों का W ही है, एरिया जो है पहला का 1:1 है, दूसरा का 2:2 है। तो दोनों का अगर रेशियो पूछ देखा जाए तो पहला में क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, और दूसरा का क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, फ्लेक्सर स्ट्रेस इन दिस बीम द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लेक्सर स्ट्रेस। तो W बाई एरिया 2:2 है, तो पहला का एरिया 1:1 और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इसमें कितना हो जाएगा, σ1 बाई σ2। अगर दोनों का एरिया निकाला जाए तो एरिया तो देख लीजिए 2:2 का था, तो σ1 डिवाइड बाई σ2, तो एक का देखें तो 1 डिवाइड बाई 1 into 1, दूसरा का देखेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 into 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ऊपर चल जाएगा। मैं σ1 बाई σ2 का रेशियो कितना आ गया 4। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पार्टिकुलर मटेरियल इफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी जो है इक्वल है बल्क मॉडुलस का, देन द पॉइसंस रेशियो। तो एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है रिजिडिटी के फॉर्म में 2G1 + μ, और यही अगर फॉर्मूला देखा जाए बल्क मॉडुलस के फॉर्म में तो 3K1 - 2μ होता है। ये दोनों इक्वेट करेंगे, यहाँ से इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे, इक्वेट करें यहाँ से दोनों का, तो 2G1 + μ इज इक्वल टू 3K1 - 2μ, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, G और K का वैल्यू जो है वो इक्वल है, G और K का जो वैल्यू है वो इक्वल है, सेम वैल्यू है। तो यहाँ से एक कट गया तो बच गया कितना 2 1 + μ इज इक्वल टू 3 1 - 2μ। इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू का जो वैल्यू आ रहा है मेरा, म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा 0.125 आ रहा है, या फिर कह सकते हैं 1/8 आ रहा है, दैट इज ए। सिंपल फार्मूला सिर्फ याद रखना था, E इज इक्वल टू 2G1 + μ, और दूसरा फार्मूला याद रखना था E इज इक्वल टू 3K1 - 2μ, इसी पे निकाल देना है, दैट इज ए। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कंसीडर करने बोल रहा है, व्हेन टू प्लेन at right angle are subjected to direct stress, the y-axis which denoted shear stress will pass through the center of the Mohr circle when the direct stress are। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से इसको देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने बोल रहा है, when two plane at right angles are subjected to direct stresses, दो प्लेन है, दोनों पे डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, राइट एंगल पे है। द y-axis which denote the shear stress,
विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मोहर सर्किल। जो शियर स्ट्रेस जो है, बाय डिनोट द शियर स्ट्रेस, विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मोहर सर्किल व्हेन द डायरेक्ट स्ट्रेस आर। तो सेंटर जो है मोहर सर्किल का, विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मोहर सर्किल, थ्रू द सेंटर ऑफ द मोहर सर्किल व्हेन द डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का रहेगा तब इसका बाई एक्सिस के वॉट ये करेगा। करने का मतलब इसका ये है कि अगर बाई एक्सिस के वॉट शियर स्ट्रेस आ रहा है तो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तभी। ये ग्राफ कब बनेगा, जब मेरा इक्वल हो मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से ये कहे अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल नहीं होगा। अब अपोजिट साइन, दोनों जो मैं अपोजिट साइन का भी देख रहा है, तो इस तरह से अगर देखा जाए स्टेटमेंट, अगर देखा जाए इसका, जो सर्किल तभी बनेगा जब एक यहाँ इक्वल मैग्नीट्यूड है और साइन जो है अपोजिट है। अब तो सेम साइन रहेगा तो जीरो हो जाएगा, अनइक्वल और 1/2 नहीं होगा अनइक्वल मैग्नीट्यूड। मेरा 1 और 4 सही है, दैट इज बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिगर दिया हुआ है, द कैंटिलीवर आउट ऑफ द वन एंड इट कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W ओवर द कैंटिलीवर। इस तरह से फिगर दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द शियर फोर्स डायग्राम। अच्छा SFD पूछ रहा है कितना होगा। SFD तो हम लोग जानते हैं, सिंपल से अगर देखा जाए तो UDL के केस में SFD कैसा होता है, ये लिनियरली वैरी करेगा। UDL के केस में SFD जो होगा वो लिनियरली वैरी करेगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट आएगा। इसके बाद कोई भी एक लोड नहीं है, मीन्स यहाँ से कांस्टेंट चल जाएगा, कॉन्स्टेंटली यहाँ तक जाएगा और इस तरह से इसका ये वैल्यू हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि ये मेरा वैल्यू होगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसा फिगर किसी में दिया हुआ है तो ऑप्शन मेरा SFD एक ही दिख रहा है, दैट इज ये। अगर इसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू जैसे 0.1 दिया हुआ है तो वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मोमेंट का जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट बी पे जीरो करते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट जीरो करते हैं, मान लीजिए बी है ए है, यहाँ से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो मोमेंट आ रहा है यहाँ पर W तो 1.1 L 1.1 ये W इंटू 0.2 L हो गया यहाँ से, तो W इंटू 1.L इज इक्वल टू हो जाएगा RA इंटू L। तो यहाँ से निकाल लेंगे RA का वैल्यू, तो RA का जो वैल्यू आ रहा है 1.1 W आ रहा है, W 1.1 W। इसको सोल्व करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट सिर्फ करना है, समेशन ऑफ मोमेंट एट B बराबर 0। यहाँ से सोल्व करेंगे तो मेरा RA का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरा 1.1 W एंड RB का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.1 W। दोनों का वैल्यू निकल जाएगा RA और RB का। तो इस तरह से मेरा आंसर जो होगा इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सिंपली सपोर्ट बीम ऑफ स्पैन L, एक सिंपली सपोर्ट बीम दिया हुआ है, स्पैन L इज लोडेड एज शोन फिगर विथ यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड ऑफ इंटेंसिटी W1 यूनिट लेंथ एट A एंड W2 यूनिट लेंथ एट B। इस तरह से फिगर दिया हुआ है, पर W1 है W2 है। इस तरह से बनाने के लिए क्या है, इसमें पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। द शियर फोर्स एट द सपोर्ट B। इस तरह से बनाने के लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले इतना दूर को यूनिफॉर्म मान लेते हैं W1। ये पोर्शन मेरा W1 हो गया, ये पोर्शन मेरा कितना हो गया W2 माइनस W1। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला को हम UDL मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के, और दूसरा पार्ट में क्या मान लेते हैं, एक UVL मान लेते हैं, UVL मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट का शियर फोर्स डायग्राम बना देते हैं और उसके बाद फाइनली निकाल लेते हैं। RB पे पूछ रहा था ना, तो RB पर तो फाइनली निकालेंगे तो RB पे कितना हो जाएगा, इस केस में निकालेंगे तो WL/6 हो जाएगा और यहाँ पर W/3 होता है। इस केस में ये W/2 और WL/2, W का वैल्यू निकाल लेंगे, W/6 WL/3। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो RB का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना हो जाएगा, W1L/2 प्लस कंबाइंड अगर करेंगे तो W2 माइनस W1L डिवाइड बाई 3 हो जाएगा इसका, W1/3। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद अगर फाइनली अगर देखा जाए तो W1L/6 प्लस W2L/3। सिंपल सा इसको यही करना था, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा करके इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देना है 1 + 2 में, और दोनों को फाइनली निकाल देना B पे, और दोनों को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा और W1L/6 प्लस W2L/3 आएगा, दैट इज C। नेक्स्ट है ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया
कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन area 0.3 meter wide and 0.4 meter deep is subjected to a concentrated load of 10 kN at the free end, neglecting the self bed. The maximum bending stress at the maximum bending stress पूछ रहा है. maximum bending stress क्या होता है? तो maximum bending stress पूछ रहा है कैंटिलीवर बीम में. तो सबसे पहले तो maximum bending stress हम लोग जानते हैं क्या होता है. maximum bending stress m/z होता है. मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस m/z होता है. आप z देखते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जो फॉर्म दिया हुआ है कंडीशन जो है, एक कैंटिलीवर बीम 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 0.3 दिया हुआ है, वाइड दिया हुआ है 4 मीटर डीप, सब्जेक्टेड टू, बीट्स दिया हुआ है और डेप्थ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पॉइंट मतलब वाइड, बीट्स दिया हुआ है और डेप्थ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है. तो यहाँ से जेड निकालेंगे. जेड कितना होगा BD² डिवाइड बाई 6. बीट कितना हुआ 0.3 इंटू डी कितना दिया हुआ 0.4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6. इसको सोल्व करेंगे. सोल्व करने के बाद एम का जो वैल्यू, जेड का जो वैल्यू आ रहा है वो 8 इंटू 10⁻³ आ रहा है. ठीक है, जेड का जो वैल्यू आ गया 8 इंटू 10⁻³ आ गया. अब बच्चा एम, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या था m/z था, जेड निकल गया. अब बच्चा एम. एम कैंटिलीवर में कैसे निकालते हैं, क्या दिया हुआ 10 kN थे फ्री एंड पे. ये कैंटिलीवर बीम था मेरा, इस पे एक 10 kN का लोड लग रहा है. तो मोमेंट पहले निकाल लेते हैं. कहाँ पे मैक्सिमम निकालना, तो मैक्सिमम मोमेंट कितना हो जाएगा. स्पैन मेरा दिया हुआ 4 दिया हुआ स्पैन, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पे हो जाएगा सपोर्ट पे. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 10 इंटू नेग्लेक्ट द सेल्फ बट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस एट सेक्शन 2 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड. 2 मीटर पे पूछ रहा है, इस 2 मीटर पे, तो 10 इंटू 2 दैट इज 20. तो यहाँ से देख लिए हम लोग, एम आ गया 20 और जेड आ गया 8 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से सिग्मा निकाल देंगे m/z दैट इज 20/8. इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 10 4 कितना आ जाएगा इसका सॉल्व करने के बाद, तो आ रहा है मेरा 25 200. इसको करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जैसे हम लोग अभी देखें सिग्मा बराबर m/z, एम बराबर कितना था 20 कितना था 8 इंटू 10⁻³ इसको सोल्व करेंगे. सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है मेरा 25 kN मीटर स्क्वायर दैट इज बी. सिंपल फार्मूला लगाना था. जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है m/z होता है. एम का वैल्यू निकाल लेते हैं, जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी इसमें डाटा पुट करते हैं तो वैल्यू इसका आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है. ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, एक बीम दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ 100 mm and 300 mm carries certain load such that the bending moment at the section A is m. सेक्शन ए पे मोमेंट m लग रहा है एंड अनदर सेक्शन B इज m+c लग रहा है दूसरा सेक्शन पे. द डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन A and B इज 0.5 मीटर and there are no external loading acting between the two sections. If the value of C is 10,000 Newton meter, then the क्वेश्चन बोल रहा है ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है और डेप्थ दिया हुआ है. ठीक है, सच दैट द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन ए इज m and the another section B is m+c. The distance between the section A and B is 0.5 meter and there are no external loading acting between the two sections. If the value of C is 10,000 Newton meter, then the maximum shear stress. तो हम लोग जानते हैं कि चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई मतलब स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू shear फोर्स होता है. ठीक है, तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइड बाई ये, तो ये अगर देखा जाए 2 पॉइंट का दिया हुआ था, फर्स्ट पॉइंट ए और बी, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं कि MA माइनस MB माइनस MA इंटू दोनों का डिस्टेंस DX इज इक्वल टू shear फोर्स. तो M+c दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट पे कितना है M है, दूसरा पॉइंट पे कितना है तो C है. तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसको क्या आ रहा है, सॉल्व करने के बाद इसको अगर देखा जाए सॉल्व करने के बाद अगर इसको देखते हैं तो यहाँ से m+m+c, तो यहाँ से m से m कट गया, बच गया c. तो ऊपर से क्या आ गया C डिवाइड बाई 2
सी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स, या सी का वैल्यू दिया हुआ था मेरा कितना 10,000, डी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 मीटर, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो शियर फोर्स आ जाएगा। तो शियर फोर्स बराबर कितना आ जाएगा मेरा, शियर फोर्स बराबर कितना आ जाएगा, शियर फोर्स बराबर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से, शियर फोर्स बराबर आ जाएगा सी डिवाइड बाई 2 मीन्स 10,000 डिवाइड बाई डिस्टेंस मेरा कितना था 0.5। इसको और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 5 दूना 10, यहाँ से आ जाएगा दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से आ जाएगा 1/0.252, 2 पर गया तो 4, 2 इंटू 10 टू पावर 4। तो शियर फोर्स का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 4 kN। ठीक है, ये क्या एन न्यूटन मीटर में दिया हुआ था, सी का वैल्यू वहाँ पर से मीटर में दिया था, तो इसका ऐसा हो गया दैट इज न्यूटन में रहेगा, शियर फोर्स का वैल्यू न्यूटन में आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो वैल्यू होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन में, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 3/2 टाइम्स टाउ एवरेज। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 3/2 टाइम्स टाउ एवरेज। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू हम निकालना है हमको, मैक्सिमम शियर, तो 3/2 टाइम्स टाउ एवरेज, तो 3/2 इंटू टाउ एवरेज का शियर फोर्स डिवाइड बाई एरिया, एरिया का वैल्यू दिया हुआ था मेरा क्रॉस, इसका वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 4, और एरिया दिया हुआ था मेरा कितना, एरिया दिया हुआ था 100 इंटू 300। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा टाउ मैक्स का जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। टाउ मैक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा 1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर, 1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देख लेते हैं, 10 टू द पावर 6 मिलियन में दिया हुआ, दैट इज 20 का करेक्ट आंसर। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन में 3/2 होता है टाउ एवरेज का। टाउ एवरेज कैसे निकलेगा, टाउ एवरेज बराबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाउ एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं शियर फोर्स डिवाइड बाई एरिया। अब शियर फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या किए, शियर फोर्स निकालने के लिए हम लोग ये यूज किए स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या dm/dx। इस तरह से हम लोग 3 स्टेप इसमें सोल्व किए, 3 स्टेप सोल्व करने के बाद इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कैंटिलीवर इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक कैंटिलीवर दिया हुआ है सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W over the whole length L and concentrated upward force W at its free end in the deflection of the free end। इस तरह से केस बन रहा है, एक कैंटिलीवर बीम है, ऊपर से W का UDL लगा हुआ है, एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, दोनों W है, ये भी W है, ये भी W है। तो पूछ रहा है कि डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे कितना होगा। तो हम डिफ्लेक्शन ले लेते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड को पहले लेते हैं। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कितना होगा UDL के वजह से वो और इसका, तो दोनों का डिफ्लेक्शन अगर निकाला जाए तो WL4 डिवाइड बाई 8EI, हम डाउनवर्ड लेके चल रहे हैं पॉजिटिव, ये मेरा डाउनवर्ड हो गया, और माइनस अपवर्ड करते हैं, अपवर्ड कितना हो जाएगा WL3 डिवाइड बाई 3EI, ये अपवर्ड, तो ज़्यादा इसमें कौन होगा, अपवर्ड की ओर ज़्यादा होगा, ये 3 है तो ये ज़्यादा होगा, तो फाइनली अगर देखा जाए तो अपवर्ड ही रहेगा। तो इसको कह सकते हैं कि 1/3 माइनस 1/8, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24, 8 3 तो बच गया 5/24, 5/24 अपवर्ड की ओर, 5/24 हो जाएगा, 5/24 अपवर्ड। सिंपल लगाना था, अपवर्ड की ओर जो होता है पॉइंट लोड के वजह से RLQ डिवाइड बाई 3EI, और UDL के वजह से जो होता है वो कितना होता है WL4 डिवाइड बाई 8EI। बस यही याद रखना है, UDL के वजह से पॉइंट लोड में जो डिफ्लेक्शन होता है WL4 डिवाइड बाई 8EI, एंड पॉइंट लोड के वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है RLQ, या फिर जो भी पॉइंट लोड दिया हुआ वैल्यू WLQ डिवाइड बाई 3EI। यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 8 होता है डिफ्लेक्शन। यहाँ अगर स्लोप की बात रहता है तो स्लोप जो होता है UDL के केस में, जो स्लोप होता है वो कितना होता है WLQ बाई 6EI, और पॉइंट लोड के केस में जो स्लोप होता है WL² डिवाइड बाई 2EI होता है, WL² बाई 2EI होता है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने देते हैं। इस पार्ट में हम लोग देखें 315 से सॉल्व करना शुरू किए थे और 345 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए, लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं।
काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 1 घंटा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 1 घंटा का पार्ट ही सही है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करना है। तो इस पार्ट में हम लोग इस वीडियो में हम लोग 315 से लेकर के 345 तक के क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से 345 से आगे का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी आसान भाषा में, ताकि सभी को समझ में आ जाए, और सिंपल भाषा में और ट्रिक के साथ इसको सोल्व कर रहे हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए और एग्जाम में इसको सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। तब तक के लिए